गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं श्री भूषण सर परवरिश पारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का चैप्टर 3 भौतिकी से मानव नेत्र चैप्टर है, इसको लेकर आया हूँ। जो कि ये आज का चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, किसी से भी पूछा जाता है। ठीक, तो यदि आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो इतना जरूर उम्मीद रखिए कि आप वीडियो को अंत होते समय आपका जितना कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ज़रूर आप किसी और को पढ़ा के आ सकते हैं। यदि कहें आप क्यों ना टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, भागना नहीं है, क्योंकि बीच में छोड़कर भाग जाइएगा तो समझ में आने नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी इस टाइप की वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। और इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मेरे चैनल पर हिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो पड़ा हुआ, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हर एक जो वीडियो मेरा है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहला हम लोग को चैप्टर के नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र, यानी मानव नेत्र सबसे पहले हम लोग जाने। तो मानव नेत्र जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आँख है। क्या बोलते हैं? आँख, ठीक है, जिससे हम लोग देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। यह जो है ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक अद्भुत क्या है? प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो परिभाषा से हम लोग परिचित होगा। यह मानव नेत्र कहते किसे है? इसकी रही बनावट, तो मैं ऑलरेडी इसका डायग्राम मैंने क्या कर दिया हूँ, ड्रॉ कर चुका हूँ, ताकि डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है और हम लोग को कम समय में ज़्यादा काम करना है। तो ये रही हम लोग का मानव नेत्र का तस्वीर, जिसे मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। हम लोग को केवल यहाँ पर समझना है, आप अपने स्तर से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो मानव नेत्र जो होता है इसमें 3 लेयर रहता है। कितना लेयर रहता है? 3 लेयर रहता है। पहला जो लेयर आता है उसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। जो मानव नेत्र जो होता है लगभग में गोल होता है। क्या होता है? मानव नेत्र लगभग में गोल होता है, जिसे हम लोग नेत्र गोलक से संबोधित करते हैं। ठीक है, इसका पहला जो है नेत्र गोलक का जो पहला लेयर है बाहरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको श्वेत पटल बोलते हैं। ये जो होता है ये सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े के क्या होता है? ये बना रहता है। यानी अपारदर्शी कहने का मतलब यह हो जाता है कि इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। ठीक, अब उसके दूसरा जो सेकंड जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोवाइट। क्या बोलते हैं? क्रोवाइट। तीसरा जो लेयर होता है इसको बोलते, माने ये जो काला वाला जो हम दिखाए हैं इसको क्रोवाइट बोलते हैं, ये ब्लू वाला जो दिखाया है इसको श्वेत पटल, और तीसरा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं रेटिना। यानी रेटिना जिसको हम लोग
दृष्टि पटल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो होता है, पहले हम लोग जाने क्रोइड। क्रोइड जो होता है ये आगे जाकर ये दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। ये सिलियरी मांसपेशिया जो होता है, ये जो नेत्र जो लेंस होता है, हम लोग का नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन लेंस लगा रहता है, ये उत्तल लेंस लगा रहता है। ये सिलियरी मांसपेशिया जो है उत्तल लेंस को पकड़ कर रखता है। सिलियरी मांसपेशिया में यह गुण होता है कि सिकुड़ने और फैलने का, क्या किस चीज में, सिकुड़ने और फैलने, यानी डायफ्राम के जैसे ही काम करता है सिलियरी मांसपेशिया। ठीक, जब प्रकाश कम रहता है तो ये क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, ये फैल जाता है। जब प्रकाश जब कम रहता है तो ये फैल जाता है। जब प्रकाश जब अधिक पड़ता है तो क्या हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। ठीक, ये गुण किसके है, सिलियरी मांसपेशिया के चलते होता है। उसके अगला जो भाग होता है क्या होता है, जिसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक, आइरिस जो होता है ये प्रकाश को कंट्रोल करके रखता है, यानी प्रकाश कितना जाना चाहिए हमारे नेत्र लेंस से होकर रेटिना तक, ठीक, उतना ही ये भेजने का प्रयास करता है। वो काम किसका होता है, आइरिस का होता है। ठीक, आइरिस ऊपर भी रहता है, आइरिस नीचे भी रहता है। इसी तरह सिलियरी मांसपेशिया ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। तो दोनों ऊपर और नीचे वाला जो आइरिस जोन होता है, इसके बीच में जो भाग होता है जिससे होकर प्रकाश नेत्र लेंस से होते हुए हमारे रेटिना तक पहुंचती है, उसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली। ये जो पुतली से होते हुए प्रकाश हमारे नेत्र लेंस से होते हुए कहाँ पे चले जाता है, ये रेटिना पर चला जाता है। ये जो आगे वाला जो भाग है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, क्या है, ये उभरा हुआ जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, कर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्निया। ये कर्निया जो होता है ये इसी से होकर सबसे पहले प्रकाश आता है। ठीक, जब कोई नेत्र दान करता है तो कर्निया के ही दान किया जाता है। क्या किया जाता है, कर्निया ही दान करता है। तो याद रखना है, जब नेत्र लेंस में पूरा नेत्र को ही दान नहीं किया जाता है, केवल उसमें से डॉक्टर कर्निया निकाल लेता है और निकाल कर जिसको हैंड ओवर करना होता है, जिसको लगाना होता है, उसको लगा दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। ठीक, अगला है हम लोग को ये नेत्र लेंस और कर्निया। नेत्र लेंस और कर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, नेत्र लेंस और कर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव का नाम है जलीय द्रव या नेत्रोद के नाम से जानते हैं। क्या क्या चीज के नाम से जानते हैं, जलीय द्रव बोलिए या नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ठीक, ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव का नाम है कचाव द्रव। क्या नाम है, कचाव द्रव। तो ये दो प्रकार के द्रव भरा रहता है। हम लोग को याद रखना है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको कचाव द्रव बोलते हैं, और कर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको जलीय द्रव या नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ये जब प्रकाश की किरण जब आती है तो कहाँ पर पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। ठीक, जब रेटिना पर पड़ती है तभी जाके प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रकाश अगर रेटिना पर ना पहुंचकर उससे पहले ही रह जाए या उससे पार कर जाए तो किसी कीमत में भी आदमी को प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी स्वच्छ प्रतिबिंब किससे बनता है, रेटिना पर बनता है। उससे सुंदर एक बिंदु होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिने के ही दीवार पर आता है, जिसका नाम है
पीत बिंदु, क्या नाम है? पीत बिंदु। उस पीत बिंदु पर जो होता है सबसे डिजिटल क्या बनता है? फोटो यानी इमेज बनता है। ठीक, अब उसके बाद से ये इमेज तो बनने के बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद से इसका काम है केवल इमेज को फॉर्मेट कर लेना, बना लेना। ठीक है, लेकिन ये जो है किसी चीज को बता नहीं सकता है कि इस चीज का इमेज ये बना हुआ है, क्योंकि इसका काम केवल फोटो खींच ले। इस तरह हम लोग मोबाइल में फोटो खींच ले तो मोबाइल की जो कैमरा जो होता है, कैमरा थोड़ा बताता है जहाँ भाई ये चीज के फोटो हम खींच रहे हैं। उसी तरह ये फोटो ये खींच लेता है, लेकिन ये बता नहीं सकता है। तो इससे एक नसें जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? एक नसें जुड़ी रहती है, जिसको बोलते हैं दीर्घ तंत्रिका या प्रकाश स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ तंत्रिका या प्रकाश स्नायु बोलते हैं। उससे होकर यानी जब हम लोग इमेज जब बनता है हम लोग के नेत्र में, रेटिना पर, तो वो इमेज बनकर हम लोग के ये दीर्घ तंत्रिका से होते हुए, ये दीर्घ तंत्रिका से होते हुए एक कान के पीछे पर होकर ब्रेन में ये जाता है। और ब्रेन के पास जब जाता है तब तो ब्रेन बता पाता है ये कैसा बनता है। प्रतिबिंब में ये चीज का फोटो है। जैसे मान लो हम बुक देख रहे हैं तो बुक का फोटो, जैसे अभी कोई मेरे सामने आ गया उसका फोटो, जो भी चीज का हम देखना चाहते हैं, देखे हुए हैं, जिसका फोटो गया है, उसको ब्रेन ही बता पाता है। और खास बात इसमें यह है कि यदि इमेज जब बनता है तो ये बना के इमेज बना के ले जाता है वास्तविक और उल्टा। क्या? वास्तविक हम लोग जानते हैं जो कोई भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो निश्चित है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। क्या करता है? ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। तो ये रहा हम लोग को नेत्र के डिटेल्स। ठीक, अब देखिए, अब देखने की देखने की क्रिया। तो एक टॉपिक है हम लोग का देखने के क्रिया। तो देखने की क्रिया से तात्पर्य यही है कि नेत्र जो होता है एकदम बिल्कुल, हम लोग जो आंख जो होता है बिल्कुल एक कैमरा, जिस तरह कोई फोटो कैमरा जो होता है, जिस तरह उसमें बनावट होता है, उसी तरह हम लोग आंख का भी बनावट होता है। जिस तरह फोटो कैमरा में आगे लेंस लगा रहता है और पीछे उसका फोटो बनता है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग का भी, मनुष्य का चाहे कोई भी जीव है जिसमें आंख है, वो देखने वाला है, तो सबसे उसके आगे लेंस रहता है और पीछे वो उसका इमेज फॉर्मेट होता है रेटिना पर। ठीक, एक कैमरा के आगे एक शटर रहता है। क्या रहता है? शटर। वो शटर जैसे काम हम लोग का आंख के जो पुतली करता है, ये जिसको हम लोग झलका पाते हैं, मतलब बंद करते हैं, जिससे ये ऐसे हम बंद कर पा रहे हैं। उसी तरह उसमें एक क्या होता है, कैमरा में एक शटर होता है। शटर को बंद कर दिया जाए, कितना फोटो खींचा जाएगा तो इमेज नहीं बन सकता। उसी तरह हम लोग आँख को इस तरह बंद कर लेते हैं तो कितना भी हम लोग कोई चीज़ आए जाए, ठीक है, अगर पलक अगर सटा दिए तो कितना हो कोई चीज़ आए जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसका इमेज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए एक टॉपिक हम लोग आता है समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। इस समंजन क्षमता क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि पास में वस्तु है तभी भी हम लोग देख पाते हैं, और अनंत पर रहता है तभी भी हम लोग देख पाते हैं। तो पास में रखी वस्तु को देखने और दूर रखी वस्तु देखने में
जो मदद करता है उसका, वो जैसे दूर रखी है वस्तु, ठीक, तभी हम वस्तु को देख लिए, पास में है उसको भी देख लिए, और जो चीज मदद करता है उसका नाम है सिलियरी मांसपेशिया। अभी हम बताएं सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है, कभी सिकुड़ जाता है कभी फैल जाता है, आवश्यकता पड़ेगा तो सिकुड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा तो फैल जाएगा। तो इसी के क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बहुत से सारे, जैसे समंजन क्षमता, जैसे क्या हुआ कि समंजन क्षमता में होता क्या है कि यदि कोई प्रकाश अनंत से आ रही हो या पास से आ रही हो, उस सिलियरी मांसपेशिया उस नेत्र लेंस को इस तरह फैलाकर या सिकुड़ाकर उस इस तरह मैनेज करती है कि हम किसी भी वस्तु को चाहे पास में रखी हो चाहे दूर रखी हो, साफ साफ हम लोग देख पाते हैं, यदि आंख हम लोग का स्वस्थ है तो, ठीक है। अब देखिए अगला है दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि दोष के न्यूनतम दूरी। अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई वस्तु अगर 25 सेंटीमीटर करीब है तो हम लोग आसानी से उसको साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन जैसे 25 सेंटीमीटर के करीब आता है, जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे जो वस्तु को हम लोग देखना चाहते हैं उसका जो इमेज जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लर होना शुरू कर देता है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी अक्षर को देखकर जैसे 25 सेंटीमीटर दूर रखिएगा तो फ्रेश दिखाई देगा, जैसे जैसे करीब ले गए 25 सेंटीमीटर जैसे करीब होगा उसके बाद से वो क्या होने लगेगा, ब्लर होने लगेगा, वो साफ दिखाई नहीं दे सकता है। तो न्यूनतम जो दूरी होता है ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसको डी से दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। अगला है हम लोग को निकट बिंदु। क्या है? निकट बिंदु। निकट बिंदु में क्या होता है, निकट बिंदु में कि यदि निकट बिंदु पर रखी कोई वस्तु, माने कोई निकट रखी वस्तु अगर हम लोग साफ साफ देख लेते हैं, क्या करते हैं, साफ साफ देख लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और जो अगर दूर बिंदु जो होता है, दूर रखी वस्तु को हम लोग अगर फ्रेश फ्रेश एक होता है, क्या होता है, दूर बिंदु। अगर दूर रखी वस्तु को अगर हमारी आंख अगर स्वस्थ है तो साफ साफ देख लेता है, वही हम लोग का होता है दूर बिंदु होता है। निकट बिंदु को क्या दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, दूर बिंदु का सी से दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। तो मैं जो निकट बिंदु का जो रेंज होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और दूर बिंदु का जो होता है कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। इसका कोई रेंज नहीं होता है, ठीक। अब एक टॉपिक है दृष्टि परास। क्या है? दृष्टि परास। दृष्टि परास में क्या होता है, निकट बिंदु। क्या है? निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि परास बोलते हैं, ठीक। ये सब रही हम लोग का इस टॉपिक का डिटेल्स। अब जो होता है अगला जो हम लोग टॉपिक जो आता है हम लोग को
दृष्टि दोष और उनके सुधार क्या है? दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें दृष्टि दोष आ जाता है, और दोष का मतलब यह होता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसको निकट के वस्तु दिखाई नहीं देता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिसको दूर की दिखाई नहीं देता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिसका निकट और दूर दोनों ही फेल हो गया रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दृष्टि दोष जो होता है हम लोग का 3 प्रकार के होता है। वो होता है एक नंबर होता है निकट दृष्टि दोष, 2 नंबर में होता है दूर दृष्टि दोष, 3 नंबर में होता है जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार के जरा दूरदर्शिता बोल सकते हैं, दूरदर्शिता। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ये 3 प्रकार के दोष होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ निकट दूर, इसके नाम से सीधे विपरीत इसका परिभाषा याद रखना है। नाम से सीधे विपरीत यानी उल्टा परिभाषा याद रखना है। यानी निकट दृष्टि दोष के मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति का दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता हो तो उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता हो उसी को हम लोग का जिस व्यक्ति को दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष का कारण है क्या है? इस दोष के कारण, तो दोष के कारण क्या हो सकता है? निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष के कारण। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण यह है कि नेत्र गोलक का लंबा होना। पहला इससे कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक, दूसरा का कारण यह है कि नेत्र लेंस का लंबा होना। नेत्र लेंस का लंबा होना, नहीं तो नेत्र लेंस लंबा नहीं मोटा होगा, नहीं तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तभी भी निकट दृष्टि दोष आ सकता है। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तभी भी निकट दृष्टि दोष आ सकता है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करें इस डायग्राम से। यहाँ पर हम ऑलरेडी इसका डायग्राम हमने बना दिया है। ठीक, तो देखिए, यदि अनंत से प्रकाश किरणें जब आ रही होती है, ठीक,
अब जो ओरिजिनल में जिसका नेत्र लेंस तो समझिए डॉट डॉट से दिखाए हैं यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा कि इसका लेंस जो है, ये नेत्र गोलक जो है क्या हो गया रहेगा, लंबा हो गया रहेगा, नहीं तो क्या हो गया रहेगा, मोटा हो गया रहेगा। नहीं तो लंबा हो जाएगा तभी गड़बड़, और मोटा हो जाएगा तभी गड़बड़। लंबा हो जाएगा तो मान लीजिए इसका क्षमता है, ये इसका इमेज, इस लेंस का पावर है, ये इसको फोल्ड करके यानी मोड़ करके यहाँ तक हम क्या करें, एक दूसरे से लड़ा दें प्रकाश से, ताकि इमेज बन जाए। ठीक, अब जो है ये यहाँ पर तो लड़ा दिया, लेकिन इसका नेत्र लेंस, नेत्र गोलक क्या है, लंबा हो गया। क्या हो गया, नेत्र लेंस लंबा हो गया। अब तो रेटिना है यहाँ पर, अभी हम लोग पढ़े हैं जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, लेकिन रेटिना तो है यहाँ पर, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया, जिसके चलते कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो नेत्र नेत्र जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा, तभी भी ये क्या हो जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस से रेटिना से पहले ही इसका इमेज बन जाएगा, जिसके चलते वस्तु दिखाई नहीं देगा। ये जो था हम लोग का, ये जो कि जो गलत, जो हम लोग का नेत्र में दोष आ गया, इसके इमेज है। और दूसरा का यह है जो कि अगर सही अगर आंख है, तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत से आ रही है, जैसे ही नेत्र लेंस से टकराई, उसके बाद से ये नेत्र लेंस से होते हुए ये रेटिना पर पहुंच गई, पहुंचते ही इसका प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं। क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं। उपाय यही है कि इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का, जो हम लोग आंख में जो लेंस लगा रहा था उसको बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। कौन लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। लेकिन इसको सुधार करने के लिए कि ये पहले ना बना के यहाँ पर बनाए, रेटिना पर बनाए, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस में हम लोग जानते हैं क्या, कि अभी इससे पहले पहले वाले लेंस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जो मान लीजिए प्रकाश से किरण इधर से आती है, लेंस से टकरा के बाद में क्या होता है, बिखर जाती है। क्या हो जाती है, बिखर जाती है। अब देखिए, अब यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, जब अनंत से प्रकाश की किरण जब आ रही है, अभी क्या करेगा, इसको फैलाने के काम करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, फैला देना। अवतल लेंस के क्या काम है, जो लेंस से जैसे ही टकराएगा तो किरण को क्या करता है, फैला देता है, प्रकाश पुंज को क्या करता है, फैला देता है। उसी तरह फैलाने का काम करेगा। तब मान लीजिए अगर ये फैल रहा है, ठीक, थोड़ा सा और फैला कर तब थोड़ा सा इधर भेजा जाएगा, तो हो सकता है ये आगे पर जाके कहीं ना कहीं ये लड़ जाए रेटिना पर। तो उसी तरह जैसे ही फैलाता है, तो ये तो पहला लेंस ऑलरेडी जो हम लोग आर्टिफिशियल लगाए हुए, जिसको हम लोग चश्मा में इस्तेमाल करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ चश्मा का। जो चश्मा में जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो जो मैं आर्टिफिशियल हम लगाए हैं, उसका काम क्या है, प्रकाश को फैला देना। और प्रकाश को फैला के जब वो भेजेगा कहाँ पे, ये हम लोग का उत्तल लेंस में, तो जितना पर उसका फॉर्मेट मांग रहा है उतने पर वो भेजेगा। उसको जांच करके लगाया जाए कितना पर वो मांग रहा है। ठीक, तो एकदम ले जाकर क्या करता है, रेटिना पर बना देता है, और आराम से हम लोग पहले जैसे सही सही और सुंदर सुंदर देख पाते हैं। ठीक, ये रहा हम लोग का क्या चीज, निकट दृष्टि दोष का। ठीक, अब अगला देखिए, अगला है हम लोग का दूरदर्शिता, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जब होता है, दूर दृष्टि दोष के कारण। अब दूर दृष्टि दोष जो होता है, पहले इसका दूर दृष्टि दोष की परिभाषा हम लोग जान लें। कि अगर निकट रखी वस्तु अगर साफ साफ अगर दिखाई नहीं दे रही है, तो समझ जाएंगे हम लोग कौन
कौन दोष आ गया है? दूर दृष्टि दोष आ गया है। ठीक, अब इसका भी दूर दृष्टि दोष का भी कुछ कारण है, अपना क्या है? कारण है। तो इसके कारण यही है कि दूर दृष्टि दोष जो होता है, नंबर 1 इसका कारण यह है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा होना। ठीक, दूसरा का कारण यह है कि नेत्र लेंस को पतला होना। नेत्र लेंस का पतला होना। ठीक, पहला है नेत्र गोलक का छोटा होना, दूसरा का है नेत्र लेंस का पतला होना। जब ये नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा तभी भी दूर दृष्टि दोष आ जाएगा, और नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तभी भी दूर दृष्टि दोष आ जाएगा। जैसे इस डायग्राम से हम लोग समझे, जैसे हमको दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में अभी हम लोग परिभाषा जाने हैं कि निकट रखी वस्तु ही हम लोग दिखाई नहीं देगा। यानी निकट यानी 25 सेंटीमीटर क्या है इसका क्षमता है। निकट के सबसे निकट हम लोग कितना सेंटीमीटर तक की दूरी को देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक नहीं दूरी देख सकते हैं। ठीक, तो निकट वस्तु जो है, रखी वस्तु हम लोग दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी बजाते जो है डॉट डॉट से हम बनाए हुए, यहाँ पर इसका नेत्र गोलक होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? किसी रीजन से ये क्या हो गया? छोटा हो गया है। अब इसका जो हम लोग आंख की जो क्षमता है, प्रकाश की किरण जब आ रही है तो नेत्र लेंस से होकर जहाँ पर क्षमता है वहां तक भेज कर उसको इमेज को फॉर्मेट कराना, प्रतिबिंब को बनाना, लेकिन वहां तक तो जा रही है, लेकिन रेटिना उसके रास्ते में ही पड़ जा रही है। तो प्रकाश प्रतिबिंब कब बनता है? जब एक प्रकाश दूसरी प्रकाश को क्या करता है? काटता है, तभी ना बनता है। अब ये सीधे गया पार करके चला गया, सीधे गया पार करके चला गया, अभी बना दिया नेत्र गोलक से बाहरी में, जो कि जब रेटिना पर बनाएगा तभी प्रतिबिंब बन सकता है, तभी हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। ठीक, नहीं तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? नेत्र गोलक पतला हो जाएगा। जब नेत्र गोलक पतला होगा तभी भी जाकर वो क्या हो जाता है? वो नेत्र गोलक पतला हो जाएगा, कम फोल्ड करता है। जैसे यहाँ पर जैसे नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, ठीक, जैसे नेत्र लेंस क्या हो गया? मान लीजिए नेत्र लेंस पतला हो गया, ठीक, एक और नेत्र लेंस खूब मोटा है। अब ये जो पतला है ये क्या करता है? कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसको कम फोल्ड कर पाता है, कम फोल्ड कर पाता है, और जो मोटा होता है वो ज्यादा कर देता है। क्या करता है? वो ज्यादा फोल्ड कर देता है। जो मोटा होगा वो निश्चित बात है क्या हो जाए? वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा फोल्ड करता है इसलिए क्या होता है? पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, आई जो कम फोल्ड करता है तो जाकर दूर पर प्रतिबिंब बनता है, जिसके चलते हम लोग दिखाई नहीं देता है। ठीक, लेकिन वास्तव में हम लोग को होना क्या चाहिए? जब मान लीजिए कोई निकट रखी वस्तु अगर हम से प्रकाश की किरण जा रही है तो नेत्र लेंस से होते हुए जाकर रेटिना पर प्रकाश की किरण जब टकराएगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, अब इसका उपचार के लिए जो है, इसका उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन लेंस का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, इसमें करते हैं हम लोग अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस। इसमें हम लोग इसमें करते हैं उत्तल लेंस। ठीक, अब उत्तल लेंस के क्या काम है हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, किसी भी प्रकाश, किसी मान लीजिए ये प्रधान अक्ष है
लेंस से होकर क्या करना, प्रकाश को एकत्रित करना काम का है। क्या क्या काम है इसको, प्रकाश को एकत्रित करना, यानी फोल्ड करके एक तरफ इकट्ठा करना होता है। लेकिन इसका क्या काम होता है, फैलाना। जिस ठीक है, फैलाने के गुण से इसमें इस्तेमाल हुआ है किसका, अवतल लेंस। लेकिन इसका क्या काम है, हम लोग को फोल्ड करना, क्योंकि ये ऑलरेडी फैला हुआ था कि जिसके चलते वो दूर जाके इमेज इसका फॉर्मेट हो रहा है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, तब जाके ये बनेगा। तो कुछ तो ये क्या करेगा, कुछ यहाँ पर ही फोल्ड कर देगा हल्का। पहले जब हम लोग आंख में जो चश्मा, आंख के चश्मे में जो लगा हुआ है जो लेंस, वो उत्तल लेंस, वो तो कुछ वो फोल्ड कर देगा, और कुछ हम लोग को जो ऑलरेडी आंख के अंदर जो लेंस है, जो प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड जो लेंस है, वो फोल्ड करेगा। और फोल्ड करने के बाद में उचित जगह पर रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब हम लोग का बनकर तैयार हो जाता है। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, साफ साफ किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को समझ गए होंगे। अगला है हम लोग का है जरा दूरदर्शिता। क्या है, जरा दूरदर्शिता। अब जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, जिस व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता अगर हो जाता है, यानी खास करके बूढ़े व्यक्ति को होता है, ठीक, जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है, तो समझिए जो उसका निकट के भी फेल और दूर का भी फेल हो जाता है। नहीं निकट के दिखाई देता है, नहीं दूर के दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ जाएंगे हम लोग कौन, वो दोष आ गया है आंख में, ये जरा दूरदर्शिता आ गया है। ठीक है, अब इसमें इस जो उस व्यक्ति के उपचार में दोनों प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो नीचे जो लेंस लगता है वो निकट देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, किसके लिए किया जाता है, जो नीचे माने पास के देखने के लिए किसके इस्तेमाल किया जाता है, पास में देखने के लिए वो नीचे लेंस लगा रहता है, और दूर देखने के लिए जैसे मान लीजिए हमारा चश्मा हो गया, ये चश्मा जो हो गया, इसमें एक चश्मा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मैंने चश्मा बनाने का प्रयास किया हूँ। इस समझिए चश्मा है जो कि ये बूढ़े व्यक्ति को लगाना है। वैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का जरा दूरदर्शिता है, यानी निकट का भी फेल है और दूर का फेल है, तो निकट का फेल है और दूर का फेल है, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें दोनों प्रकार का लेंस लगाया जाएगा। ये जो चश्मा है, इसके नीचे दूसरा, नीचे जो है नज़दीक देखने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग नीचे देखते हैं, नज़दीक देखते हैं, तो हम लोग पलक का करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। ठीक है, तो नज़दीक देखने के लिए हम लोग को दूसरा लेंस लगेगा, और दूर देखने के लिए दूसरा लेंस लगेगा। यानी जो नीचे देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। क्या चीज लगाते हैं, अगर नीचे देखने के लिए, जो नजदीक के देखने के लिए वस्तु के लिए कौन लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। और कोई दूर देखना होता है तो हम लोग ऐसे तो नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं, यानी पलक को ऊपर उठा करके, यानी ऊपर जो लगा रहता है अवतल लेंस लगा रहता है। तो याद रखना है कि जिस व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता है, तो समझ लीजिए अवतल लेंस तो लगाना ही लगाना ही है, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना है कि नीचे देखने के लिए उत्तल लेंस लगेगा, मतलब पास में वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस, और दूर देखने के लिए क्या चीज लगता है, अवतल लेंस, और निकट देखने के लिए उत्तल लेंस। ठीक, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं जिस व्यक्ति में कौन दोष रहता है, दूर दृष्टि दोष रहता है। कौन रहता है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष रहता है। पहले प्रश्न पढ़ा निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि के लिए क्या, तो निकट की परिभाषा हम लोग क्या देखें, जिसका दूर का फेल हो, क्या हो, जिसका दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो उसके लिए कौन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा है। अब जिसका
नजदीक यानी दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है, उसका परिभाषा है मैंने उससे विपरीत, यानी जिसका निकट के फेल हो, यानी जिसको जिस व्यक्ति से निकट की दृष्टि वस्तु दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या चीज का कौन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं उत्तल लेंस। एक कोड हमने बनाए हुए हैं जिस कोड का नाम है उड़ान। क्या नाम है, ये शब्द अगर याद रखिएगा, क्योंकि अच्छा बच्चा तो दूर के बात है, अच्छा टीचर लोग भी फेल हो जाता है लोग जे किसमें, किस दोष में उत्तल लेंस लगता है, किस दोष में अवतल लेंस लगता है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए अगर एक्सपेरिमेंट के साथ में अगर जानते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए कोड बना दिया, कभी भूल गए तो एक शब्द याद रखना है उड़ान। क्या शब्द रखना है, याद रखना है उड़ान। तो यू से याद रखिएगा जे उत्तल लेंस, क्या रखना है, यू से याद रखना है उत्तल लेंस, और डी से याद रखना है दूरदृष्टि दोष। यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसमें कौन लेंस लगा है, उत्तल लेंस। देखिए तो ये जो है हम लोग का कौन, दूरदृष्टि दोष वाला है, दूरदृष्टि दोष है। तो उसके लिए उपचार के लिए कौन लेंस लगा है, उत्तल। और ए से अवतल यान से निकट दृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस यानी ये हम लोग का क्या था, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, अवतल लेंस। तो इस कोड से आप कभी जिंदगी में भुला नहीं सकते हैं कि किस में किस दोष में उत्तल है या किस दोष में अवतल, ठीक है। और अगर इसको नहीं भुला सकते हैं तो ये क्या भुला सकते हैं, ये परिभाषा भुला सकते हैं एकदम बिल्कुल। आप, मैं उम्मीद जरूर करता हूँ कि आपको बिल्कुल ही दिमागों में छपा गया होगा। यदि छपा गया होगा और ये सेशन अगर अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अभी तुरंत शेयर कीजिए और एक सुंदर सा कमेंट छोड़िए। और नए नए मेरे चैनल पर है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में, इस टाइप के कंटेंट तैयार करने में, एक सरल भाषा में समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो कि जो आपने बहुत जगहों पर, बहुत चैनलों पर, बहुत ऑफलाइन क्लासों में आपने पढ़े होंगे, लेकिन इतना सरल भाषा आपको मैं जरूर चैलेंज के साथ में कहूँगा कि इतना सरल भाषा आपको नहीं मिला होगा, और इस तरह पूरा डायग्राम बना कर, ठीक है। तो देखिए एक है, एक लेंस के नाम है, इस लेंस के नाम है संस्पर्श लेंस। ये संस्पर्श लेंस कौन सा, ये वाला है। जैसे अभी हम लोग अभी पढ़े, जितना भी हम लोग नेत्र के उपचार के बारे में पढ़े, तो जिसमें निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, यानी कहीं ना कहीं इसका उपचार में उत्तल लेंस के इस्तेमाल करेंगे चश्मा में। अवतल लेंस दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसमें अवतल लेंस इस्तेमाल करेंगे, चाहे कहीं ना कहीं चश्मा की बात हो रहा है। ये तो मैंने ऑलरेडी चश्मा बना दिया, ठीक, क्योंकि ये दूरदर्शिता के लिए मैंने बनाया, ठीक। लेकिन आजकल टेक्निकल इतना आगे बढ़ गया है कि नहीं आपको किसी प्रकार के चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके नेत्र गोलक में ही, नेत्र गोलक यानी कर्निया में ही जिस लेंस की आपको आंख की आवश्यकता है, वो आंख में उस कर्निया में उस आंख को सेट कर दिया, तो उस लेंस को सेट कर दिया तो उस आंख में किसी को फील ही नहीं होगा कि इस व्यक्ति का दृष्टि दोष है, क्योंकि उस प्रकार के तो काफ़ी कॉस्टली होता है, वो हर एक किसी के बस के बात नहीं है। वो बड़े बड़े लोग वैसे करते हैं, हम लोग तो चश्मे से काम चला देते हैं, ठीक है। तो वो वैसे लेंस जो बिना चश्मा के डायरेक्ट आंख में फिट कर दिया जाता है, उस लेंस का नाम क्या है,
संस्पर्श लेंस, जो कि ये कर्निया में ही डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको क्या करता है, चिपका देता है। आराम से वो आसानी से देख भी पाता है और किसी को फील भी नहीं होता है कि किसी प्रकार की इस व्यक्ति को दोष है। कौन दोष? निकट दृष्टि दोष हो सकता है, दूर दृष्टि दोष हो सकता है, या जरा दूरदर्शिता हो सकता है। अब अगला है हम लोग टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं, ये समझिए हम लोग का ये क्या है, धरती है। क्या है? ये धरती है। ये धरती के जो निकट पास में, ये समझिए, ये इतना जो मैंने दिखाया हूँ, ये समझिए जो धरती के जो पास में जो हवाएं होती है, क्या होती है? ठंडा होती है। क्या होती है? ठंडा होती है। और धरती से कुछ ऊपर जो होती है, जितने ऊपर जाएंगे तो हमारे हवा कैसे हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, उल्टा हो गया। तो धरती के पास जो हवाएं जो होती है, कभी होती है गर्म होती है। क्या होती है? गर्म। और ये क्या होती है? ठंडा होती है। ठीक, धरती से जैसे मान लीजिए एक लेयर हमने बना दिया हो, जो कि ये दिखाने के लिए और समझने के लिए। तो जब प्रकाश जब ऊपर से आ रही होती है, क्या होती है? जब प्रकाश ऊपर से आ रही होती है तो ठंडा कहे तो कौन माध्यम हो जाएगा? ये सघन माध्यम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सघन माध्यम। और गरम कहे तो विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह बात हम वो जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम डाल दिए अभिलंब। क्या डाल दिए? अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? ये दूर भाग जाती है। इसको वास्तव में कहाँ आना चाहिए था? ये इस तरह आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये अपना माध्यम चेंज कर रहा है, जिसके चलते ये क्या हो रहा है? अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इससे आप लोग समझ गए होंगे। इसी से आधारित कुछ हम लोग को क्वेश्चन आता है, जैसे तारों का टिमटिमाना। क्या है? तारों का टिमटिमाना। ठीक, अब देखिए, तारों का टिमटिमाने का मतलब यह होता है कि ये तारा जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते ही क्या करता है? टिमटिमाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तारा जो होता है सूरज और चंद्रमा से काफी दूर रहता है। क्या रहता है? काफी दूर रहता है। जब उधर से प्रकाश की किरणें जब आ रही होती है, बहुत से सारे प्रकाश पुंज आ रही होती है, और हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण रहता है। क्या रहता है? बहुत से सारे धूल कण वायुमंडल में रहता है, और उस धूल कण से क्या करती है? वो टकराती है। क्या करती है?
वो टकराती है, पहला बात। और दूसरा बात यह है जे कि इतना वो दूर रहता है जो उसमें हमारे वायुमंडल में बहुत से सारे जगह पर कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी गर्म, ठीक। और ठंडा से गर्म में यानी सघन से विरल माध्यम में आएगा, सघन से विरल माध्यम में आया तो विलंब से दूर भागा, फिर विरल से सघन में गया तो विरल से सघन में गया तो विलंब के करीब गया। अब इसी तरह विलंब से दूर भागते अविलंब से करीब आते, अविलंब से दूर भागते अविलंब से करीब आते, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। तो पहला प्रभाव तो ये रहता है, और दूसरा का प्रभाव रहता है तो इसके बीच में क्या रहता है, कण मिलते रहता है। क्या रहता है, बहुत से सारे धूल कण इसके बीच में मिलता रहता है, जिससे वो क्या करता है, वो परिकिरणित होते रहता है। और परिकिरणित होते रहता है, जो प्रकाश पुंज जो तारा से आ रही होती है, परिकिरण के चलते जब मान ली परिकिरण, अभी हम समझाएंगे डिटेल्स में, अभी आगे हम लोग समझेंगे कि परिकिरण के चलते प्रकाश जन उसके बहुत से सारे प्रकाश स्रोत जन आ रही होती है, वो प्रकाश स्रोत धीरे से प्रकाश पुंज जो आ रही होती है, तो प्रकाश पुंज जो कण पर पड़ के अब आने वाले समय में वो बहुत पतला और बहुत छोटा स्रोत आते हुए नजर आता है। अभी ऐसे भी होता है कि उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में कोई प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश पर कोई कण पड़ जाता है, और वो कण इतना ना बड़ा होता है कि उस किरण आ रही किरण से क्या रहता है, वो विष पड़ जाता है, और कुछ क्षण के लिए वो किरण दिखाई ही नहीं देता है। फिर कुछ देर के बाद में जैसे वो कण हटता है, क्योंकि कण जो वायुमंडल में तो इधर उधर ट्रेवल करते रहेगा, ठीक है, एक वायुमंडल में वायु है, जैसे वो कण जब हटेगा तो फिर से वो प्रकाश हम लोग दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसके चलते हम लोग जो कोई भी तारा है क्या करता है, टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त ये आभासी समय। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय से मतलब क्या होता है कि सूरज जो जब निकलता है तो ये 2 मिनट पहले ही हम लोग दिखाई दे देता है, ठीक। और जब डूबता है तो 2 मिनट तक ही दिखाई देते ही रहता है, यानी सुबह और शाम दोनों को ऐड कर दिए जाए तो 4 मिनट कहीं क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हम लोग को सूरज दिखाई देता है। अभी होता क्या किस के चलते है, ठीक। अब देखिए ये होता इसके चलते है, जब मान लीजिए क्या है, धरती है, ठीक। सॉरी ये समझिए, कोई समझिए ये क्या है, अर्थ है, अर्थ हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बहुत से सारे क्या रहता है, पेड़ पौधा भी रहता है, पहाड़ भी रहेगा, ठीक, ठीक, बहुत से सारे घर भी रहता है, नहीं बड़े बड़े बिल्डिंग रहता है। अब इसको समझ लीजिए, सूरज को क्या करना होता है, इधर से निकलना होता है, ठीक, क्या रहता है, ये सूरज को यहाँ से निकलना रहता है। अब देखिए अब इस सूरज को निकलना रहता है तो इसमें होता क्या है कि अब देखिए सूरज जैसे इस निकल रहा है, थोड़ा सा इसको समझने से पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये समझिए जो प्रकाश के किरण जो है कोई जो भी क्या कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आती है तो हम लोग ये जानते हैं
कि वो क्या करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, और ये अभिलंब की ओर क्या कर रही है, मुड़ आ जा रही है, नहीं, लेकिन ये वास्तव में इसको जाना कहाँ चाहिए था, इधर से जाना चाहिए, ठीक। तो इसको हम इसके सीधे में अगर हम लोग मिलाते हैं, इधर से लेके जाते हैं सीधे में, इधर होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है ना। तो अब ये प्रकाश जो है, अब अगर हम लोग कल्पना करें तो यहाँ दिखाई ना देगा, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। यानी वास्तविक रूप में जहां पर होता है वहां दिखाई ना देकर कहीं और दिखाई देना शुरू कर देता है। या अगर हम लोग इस माध्यम को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, माध्यम को चेंज कर देते हैं, इसको हो कर देते हैं विरल, इसको कर देते हैं सघन। अब जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश अगर भेजते हैं तो यहां से प्रकाश गई विरल से सघन में, ठीक, सॉरी सघन इसको रखते हैं, सॉरी विरल तो ठीक है, विरल से सघन में देते हैं, जैसे ही प्रकाश क्या होता है, विरल माध्यम से हम भेज रहे हैं, किससे भेज रहे हैं, विरल माध्यम से भेज रहे हैं। जैसे विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में भेज रहे हैं तो इसका नेचर क्या है, अविलंब से दूर हट जाना, लेकिन वास्तव में इसको कहाँ जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए, नहीं। अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश हम भेज रहे हैं तो ये क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाता है, लेकिन ये वास्तव में ही रहता है यहाँ, लेकिन दिखाई देता है कहाँ पे, हम लोग को यहाँ, ठीक, रहता है यहाँ, दिखाई देता है यहाँ। यही कारण है कि ये रहता है कहीं और, रहता है थोड़ा सा नीचे ही, मान लीजिए ये रहता है थोड़ा सा डाउन ही, लेकिन यहाँ दिखाई ना देकर ये प्रकाश के अपवर्तन के चलते एकाध कहीं थोड़ा सा ये ऊपर दिखाई दे देता है, इसके चलते 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, ठीक। वास्तव में समझिए, इधर से डूबते डूबते आया, यहाँ पर आया, अब यह रहता है, अब आ गया रहता समझिए यहाँ, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के चलते यहाँ पर दिखाई देता रहता है यहाँ, और दिखाई देता है यहाँ, जिसके चलते 2 मिनट तक एक्स्ट्रा सूर्यास्त के समय में भी दिखाई देते रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सूर्योदय और सूर्यास्त के जो समय है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, वीडियो लंबा होते जा रहा है, इस पर एक पार्ट और हम बनाते हैं। तो इसके अगले पार्ट में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक सुंदर सा सुंदर कमेंट छोड़िए। यदि आप इस तरह करके मुझे मोटिवेट करते हैं तो ये मोटिवेशन यदि हमको मिलता है, इससे भी सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आते रहूँगा, और आप घर बैठे उसका आनंद उठाते रहेंगे। इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।